गुड मॉर्निंग। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर 9 नंबर चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे थे गेहूं का मूल्य रोग थे कि वे गेहूं का मूल्य रोग जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मूल्य रोग क्यों कहा गया। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, भारत में सर्वप्रथम किसने बताया, ये कौन राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में ये पाया जाता है, इस रोग की उपस्थिति देखी गई है। इस कुछ पॉइंट की अपने चर्चा कर लेती। आज अपन पढ़ेंगे गेहूं के मूल्य रोग के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? गेहूं के मूल्य रोग के लक्षण। देखिए, गेहूं के जो मूल्य रोग इसके क्या लक्षण है, अपन को कैसे पता चलेगा कि मूल्य रोग हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि खेत में पौधे जब 1-2 माह के होते हैं तभी इस रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि कब लक्षण प्रकट होंगे, जब पौधा क्या हो आपके खेत के अंदर, पौधा 1 या 2 माह, ठीक है, या तो 1 महीने का होगा या 2 माह का होगा, तब इसके लक्षण प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि 1 या 2 माह का होगा तो लक्षण प्रकट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है, जिसके आधार पर अपन को पता चलेगा कि मैं जो गेहूं में मूल्य रोग के लक्षण क्या है कि ये लक्षण इसके आधार पर ये मूल्य रोग हो गया है। तो देखो, पहला लक्षण है कि खेत में पौधे भिन्न भिन्न समूह में छोटे व बड़े दिखाई देंगे। क्या होगा कि खेत के अंदर जो पौधे होंगे, कि खेत में जो पौधे होंगे वो आपके क्या होंगे, छोटे बड़े समूह में दिखाई देंगे, छोटे व बड़े समूह दिखाई देंगे। किसमें दिखाई देंगे? छोटे व बड़े समूह में दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये खेत मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे खेत में पूरी फसल बोई हुई है आपके गेहूं की, तो इसमें क्या होगी, कई जगह पे से छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, कहीं पे थोड़े से बड़े दिखाई देंगे, तो एक समान नहीं होंगे। जबकि बोए हुए एक साथ रहते हैं फिर भी क्या होते हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके कि भाई पौधों के अंदर विविधताएँ देखी जाती है, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि भाई इसमें गेहूँ के अंदर ये अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं भाई इसमें कि वे कुछ ना कुछ रोग से ग्रसित हैं। इसके अलावा अपन दूसरे पॉइंट की बात करें कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दूसरा पॉइंट ये इस पे है कि पौधे बोने और पीले दिखाई देते हैं। कि पौधे कैसे दिखाई देंगे? बोने और पीले दिखाई देंगे। देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सामान्य रूप से चलते हैं, बोने व पीले दिखाई देते हैं। बोने और क्या दिखाई देंगे आपके? पीले दिखाई देंगे। ठीक है, कि भाई जो मूल्य रोग से संक्रमित पौधे उनके लक्षण की बात कर रहे हैं, तो बोने हुए पीले दिखाई देंगे। साथ में क्या होगा कि पौधे 1-2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। क्योंकि पौधे की लंबाई कितनी रहेगी, कि पौधे जो होंगे आपके इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, अधिक ऊंचे नहीं होते, मतलब कहने मतलब बोने रह जाते हैं। उसके बाद बात करें अपन कि पौधों में कल्ले कब निकलते हैं। कल्ले मतलब जो पौधे के शुरुआती भाग है आपके अंकुरण होता है, ठीक है, तो उस अंकुरण के समय जो आपके पौधे निकलते हैं बाहर, उनकी साइज को बोलते हैं कल्ले। तो ये कल्ले क्या होते हैं आपके, कम निकलते हैं, विकसित नहीं होते, तो कल्ले क्या होते हैं, कम निकलते हैं। कल्ले क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि जब पौधे को अपन बोते हैं उस समय बाहर निकलता पौधा, ठीक है, तो उससे जो आपके वायु भाग निकलते हैं, जैसे वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उनकी जो संख्या कम निकलती है, छोटे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कल्ले। तथा पौधे का तना क्या हो जाता है, पतला व कमजोर। और क्या रहेगा, पौधे का तना कमजोर, पतला व कमजोर। ये पौधे का तना कैसे रहेगा, पतला व कमजोर रहेगा। उसके बाद अपन बात करें इसके, देखो 2 लक्षण की बात होगी। पहला लक्षण क्या था कि भाई खेत में पौधे जो होते हैं वो आपके समूह में छोटे व बड़े दिखाई देते हैं, जैसे अभी बात की थी। उसके बाद पढ़ा कि पौधे क्या होते हैं, बोने व पीले होते हैं, ठीक है। और उसमें बाद में पढ़ा कि पौधे जो होंगे वो 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। और कल्ले कब निकलते हैं, कल्ले में होता है जब पौधे को अंकुरित करते हैं तो प्रो वाला जो भाग निकलता है उसे कहा जाता है कल्ले। ये कब निकलते हैं
पौधे का तना पतला व क्या हो जाता है, कमज़ोर रहता है। तीसरा पॉइंट है, उसकी बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि भाई रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली, कि भाई जो रोगग्रस्त पौधा है, रोगग्रस्त पौधा, तो रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली, क्षीण मतलब नष्ट हुई एवं गुच्छेदार। ये जो आपके रोगग्रस्त पौधा होता है उसकी जड़ें होती है वो पतली हो जाती है, क्षीण हो जाती है, दुर्बल एकदम, और गुच्छेदार रूप में पाई जाती है। और क्या होता है कि गुच्छेदार रूप में पाई जाती है, और प्रारंभिक अवस्था में जड़ों को स्वच्छ जल से धोकर देखने पर गोलाकार और पुट्टिकार श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है। कि मान लीजिए आप प्रारंभिक अवस्था में ये आपको लक्षण दिखाई दे रहा है, और प्रारंभिक अवस्था के अंदर आप जड़ जो है इसको स्वच्छ जल से धोते हैं, ठीक है, तो स्वच्छ जल से धोकर देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है अपन को, गोलाकार या आपके पुट्टिकार, गोलाकार या आपके गोलाकार के हैं, पुट्टिकार एक ही बात है, ये गोलाकार इस प्रकार से और पुट्टिकार थोड़ी सी चपटी हो जाती है। तो गोलाकार या पुट्टिकार क्या दिखाई देती है आपको, पुट्टिकार क्या दिखाई देगी आपको, श्वेत रंग की, श्वेत रंग की चमकीली, श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है। ठीक है, कि इस प्रकार से क्या जो परिपक्व होने पर कैसे हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। जब ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था श्वेत रंग की होती है और परिपक्व हो जाती है, कैसे हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या हुआ, वापस देख लीजिए एक बार इस पॉइंट को, कि वो रोगग्रस्त पौधे होंगे उनकी जड़ें पतली रहेगी, ठीक है, क्षीण रहती है मतलब एकदम नष्ट होती हुई, गुच्छेदार रहती है, ठीक है। और प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जड़ को यदि अपन स्वच्छ जल से धो, जब प्रारंभिक अवस्था किसी रोगग्रस्त हो और इसको स्वच्छ जड़ को स्वच्छ जल से धोते हैं तो उसमें गोलाकार या पुट्टी के आकार की श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देता है, और जब परिपक्व हो जाती है किस रंग की दिखाई देती है, ये भूरे रंग की दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, आपके 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए अपने, टोटल 5 पॉइंट है महत्वपूर्ण की बात करनी है, 2 पॉइंट और बाकी रह गए हैं। वापस देख लीजिए एक बार कि वे खेत में पौधे आपके समूह में छोटे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। पौधे बोने में पीले होते हैं, पौधे 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, कल्ले कम निकलते हैं, पौधे का तना पतला और कमजोर होता है। फिर पड़ा रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली, क्षीण मतलब नष्ट होती हुई, गुच्छेदार मतलब गुच्छेदार तो इस प्रकार से ऐसे गुच्छा बन जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कब जो रोगग्रस्त पौधा है उसकी प्रारंभिक अवस्था को अपन उसकी जड़ निकालें और यदि उसको अपन स्वच्छ जल से धोते हैं तो उसके अंदर गोलाकार या पुट्टी का आकार की अपन को श्वेत रंग की क्या दिखाई देती है, चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है। और जब ये मादा सूत्रकृमि परिपक्व हो जाती है तो कैसे रंग की दिखाई देती है, भूरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए सूत्रकृमि के महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट 5 आपके चौथे पॉइंट की, ठीक है, कि उसके अंदर क्या आएगा, इसकी संरचना की बात करें अपन, देख लीजिए एक और उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप कि जड़ों का वह स्थान जहाँ पे पुट्टी जुड़ी रहती है, जड़ों का वह स्थान जहाँ पुट्टी जुड़ी रहती है, क्या हुआ, जड़ों का वह स्थान जहाँ पुट्टी जुड़ी रहती है हल्के फूले हुए होते हैं। कि पुट्टी मतलब जहाँ पे क्या होता है, सूत्रकृमि का संक्रमण होता है, पर्टिकुलर जो भाग श्वेत रंग की संरचना बनती है गोलाकार, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, भाग होते हैं, वो फूले हुए होते हैं। क्या पाए जाते हैं, थोड़े से हल्के फूले हुए रहते हैं, हल्के फूले हुए। तो अपन को पता चल जाता है ये भाग क्या हो गया, संक्रमित हो चुका है, कि वो भाग फूला हुआ रहता है, इसलिए क्या पाया जाता है, आपके संक्रमित पाया जाता है। अब देखिए आप आगे इसमें कि भाई अपन पढ़ लिया कि जो, और फिर क्या होगा, पौधे की जड़ पर 15 से 20 तक पुट्टियाँ मिल सकती है। कि भाई पौधे की जड़ जो होती है, पौधे की जड़ पर 15 से 20 आपके पुट्टियाँ मतलब वाइट रंग की गोलाकार संरचनाएं मिल सकती है आपको। ठीक है, जो आपके क्या बताती है, मादा या नर जो सूत्रकृमि है उसके संक्रमण को दर्शाती है। और ऐसे पौधों को मर्दा से हाथ द्वारा खींचकर आसानी से निकाला जा सकता है। तो इन पौधों को क्या क्या जहाँ पे 15 से एक पौधे में 15 से 20 पुट्टियाँ मिलती है, इनको अपन आसानी से
क्या कर सकते हैं, हाथ द्वारा खींच के बाहर निकाल सकते हैं, आसानी से हाथ द्वारा खींच के बाहर निकाल सकते हैं, हाथ द्वारा खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। क्या रहेगा चौथा पॉइंट कि भाई जड़ों का वह स्थान जहाँ पुट्टी जुड़ी रहती है वो भाग क्या रहेगा, हल्के फूले हुए। जैसे मान लीजिए पौधा है और ये जड़ें निकली हुई है, आराम से गुच्छेदार हो जाती है संक्रमण होने के बाद इस प्रकार से, तो ये भाग ऐसे फूला हुआ है तो इसका मतलब वाइट पुट्टी रहेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है सर, तो ये पुट्टी की संरचना है, वाइट रंग की संरचना होती है। तो ये क्या, ये भाग यहाँ से फूला हुआ रहता है इस प्रकार से, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये भाग फूला हुआ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये पौधे की जड़ पर आपके 15 से 20 पुट्टियाँ आपको मिल सकती है नॉर्मली, इसे ज़्यादा मिलने के चांसेस भी हैं, लेकिन कम से कम 15 मैक्सिमम 20 बताया गया। तो इस प्रकार से मिल जाते हैं। और अब इस पौधे को आप खींचोगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण होने की वजह से जड़ें क्या हो जाती है, आपके बहुत कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है। अब देखिए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट आपका लक्षण है 5वां लक्षण कि भाई संक्रमित पौधे में पुष्पन सामान्य पौधे की अपेक्षा समय से पूर्व हो जाएगा। कि भाई जो पौधा संक्रमित होगा, संक्रमित पौधे में पुष्पन मतलब फूल लगना, पुष्पन की क्रिया क्या होगी, पुष्पन की क्रिया सामान्य पौधे, सामान्य का मतलब यहाँ हो गया जो रोगग्रस्त नहीं है, सामान्य पौधे से पूर्व मतलब पहले हो जाएगी, पूर्व हो जाती है। जो संक्रमित होगा उसमें फूल पहले लगेंगे। भाई एक टाइमिंग पीरियड होता है, आपने फसल बोई, किसी में 2 महीने का होता है, किसी में 1 महीने, जब फसल 1-1.5 महीने की होती है तब उससे फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और टाइमिंग मान लीजिए 1.5 महीने का फ्लावर आ रहे हैं आपके 25-30 दिन के अंदर, तो इसका मतलब क्या, वो संक्रमित है। तो ये पहला संकेत भी संक्रमण है। और परंतु बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं। आपको पता गाँव में क्या बनती है, बालियाँ होती है, इसे बोलते हैं ना, ऐसे आगे से नुकीली होती है, फिर इसके अंदर से दाने बनते हैं, ऐसे इसे बोला जाता है बालियाँ। ठीक है, तो ये आपके बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं कि जो बालियाँ हैं, बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं। कि बालियों में क्या होते हैं, कुछ दाने बन सकते हैं, परंतु रोग की गंभीर संक्रमण अवस्था में बालियों में दाने नहीं बनते हैं। जब रोग क्या होता है, गंभीर अवस्था में आ जाता है, रोग गंभीर स्थिति में आ जाता है, तो बालियों में दाने नहीं बनते। क्या हुआ कि भाई संक्रमित पौधा होगा तो उसमें फूल पहले लगेंगे, अब फूल पहले लगेंगे तो आपको पता फूल लगने के बाद फल बनते हैं। ठीक है, तो फूल लगने के बाद क्या होंगे, बालियाँ बनेगी, बालियों में क्या होंगे, बीज भी बन जाएंगे, आपके दाने बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब रोग बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में, बहुत ज़्यादा अधिक स्थिति में है, मतलब कम मात्रा में तो दाने बन जाएंगे, लेकिन गंभीर अवस्था में तो बालियों के अंदर दाने नहीं बनते। बालियाँ मैंने आपको बताया था, गेहूँ की जो पौधा आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे ऊपर निकली होती है, आगे से नुकीले भाग होते हैं, ऐसे गोलाकार ब्राउन रंग की संरचना होती है, इसमें गेहूँ के दाने होते हैं, उन्हें कहा जाता है बालियाँ। तो ये मोलिया रोग के लक्षण हो गए। ठीक है, कि भाई मोलिया रोग जो होता है इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की अपने बात कर ली कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं। ठीक है, कि भाई जैसे भी पहला पॉइंट पढ़ लिया कि समूह में पाए जाते हैं पौधे, कुछ छोटे बड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा कि पौधे बोने पीले रह जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा 2 फीट 1 या 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, कल्ले कम निकलते हैं। फिर पढ़ा अपने पौधे का तना कमजोर पतला हो जाता है। उसके बाद अपने पढ़ा कि भाई रोगग्रस्त पौधे की जड़ें जो होती है वो पतली होती है, क्षीण होती है, गुच्छेदार पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जब अपन जड़ में देखते हैं तो वहाँ पे क्या पाई जाती है, आपके स्वच्छ जल से धोते हैं तो उसके अंदर अपन को मादा आपकी क्या दिखाई देती है, चमकीली मादा आपको सूत्रक्रमी दिखाई देती है, वो परिपक्व हो जाती है तो भूरे रंग की हो जाती है। उसके बाद अभी अपने पढ़ा कि भाई जड़ों का विस्तार जहाँ पुट्टी जुड़ी रहती है वो हल्के फूले हुए रहते हैं, और पौधों की जड़ों पर 15 से 20 पुट्टियाँ पाई जाती है, जिससे आसानी से अपन हाथ से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस किया कि संक्रमित पौधे में पुष्पन की क्रिया सामान्य पौधे से पहले हो जाती है और बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं, और रोग गंभीर स्थिति में, ठीक है, बालियों के अंदर दाने नहीं बनते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण अपने हो गए, इनके महत्वपूर्ण लक्षणों की अपने चर्चा कर ली। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि भाई जो आपके रोगजनक कौन सा है, रोग चक्र क्या है, इसकी बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, कल भी बात की थी। लक्षण देखिए कॉमन चलेंगे काफ़ी हद तक। ठीक है, लक्षण क्या है, काफ़ी हद तक कॉमन रहेंगे। उसके अलावा अपन को बात करनी है कि भाई
लक्षणों की बात करें तो ये काफ़ी हद तक कॉमन है। कोई लक्षण क्या है, कुछ चीज़ें लगभग कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई ज़्यादा आपके फर्क नहीं आएगा, कुछ पॉइंट आगे लगभग कॉमन ही रहेंगे। अब इनकी आगे बात करते हैं अपन कि रोगजनक क्या है। मैंने आपको बताया था रोगजनक आपको याद करना ही करना है, एग्ज़ाम के हिसाब से आपके बहुत महत्वपूर्ण है रोगजनक, ठीक है। रोगजनक की बात करते हैं, देखिए अब आप ये आपको याद ही करना है रोगजनक, ठीक है। कि सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरा आएगा, लक्षण लिखिए वो लिखिए, लेकिन क्वेश्चन जब छोटा बनता है तो रोगजनक इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। तो इसका रोगजनक जो है आपके हेटेरोडेरा एविनी, क्या है, हेटेरोडेरा एविनी या हेटेरोडेरा मेजर, हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा एविनी, या दो नाम है हेटेरोडेरा मेजर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी तक जो पढ़ा उसमें से, क्योंकि यदि क्वेश्चन तो फिक्स है इन रोगों में से आएगा। आप पेपर देखना पिछले साल का, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा आएगा तो पूरा ही आएगा, गेहूँ के मोले रोग के लक्षण लिखिए, सामान्य नाम इसकी, फिर इसके रोगजनक, रोग चक्कर, पूरा जीवन चक्कर सब पूछा जाता है। लेकिन एक नंबर का जब क्वेश्चन बनता है तो रोगजनक ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। हेटेरोडेरा एविनी या हेटेरोडेरा मेजर, ये आपके इसके दो नाम है, दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए। दोनों का बहुत अच्छी बात नहीं, एक याद कर लीजिए। फ़र्क क्या है, हेटेरोडेरा सेम ही, एविनी या मेजर अलग अलग प्रजातियाँ होती है, ठीक है। हेटेरोडेरा इनका वंश हो गया। अब आगे इसकी बात करते हैं रोग चक्कर, कि वह डिजीज साइकिल कैसा है, इसका किस प्रकार से ये अपनी क्रियाविधि करता है, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रबंधन की बात करेंगे इसके, ठीक है। फिर जैविक प्रबंधन, ऐसे कुछ बात करेंगे, कैसे रोका जा सकता है, ये पॉइंट रहेंगे महत्वपूर्ण, ठीक है। अब रोग चक्कर की बात करते हैं। सबसे पहले अभी अपन पढ़ेगा रोग चक्र। रोग चक्र की बात करते हैं कि भाई रोग का वार्षिक आवर्तन पुट्टियों के द्वारा होता है, कि एक वर्ष के बाद किसके द्वारा होता है, पुट्टियों के द्वारा। वार्षिक आवर्तन, आवर्तन मतलब होता है वापिस, ठीक है। आवर्तन किसके द्वारा होता है, पुट्टियों के द्वारा होता है। अभी बताया था कि आपके जड़ों पे गोलाकार संरचनाएं बनती है। पहले श्वेत, जब ये प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये आपकी पुट्टियाँ ब्राउन रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। और इसी के द्वारा ये पौधों में क्या होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, वो पाए जाते हैं और संक्रमण करते हैं। तो पुट्टियों के द्वारा क्या होता है, आवर्तन होता है। और पादप अवशेषों पर बने पुट्टियों में डिंबक व अंडे भरे रहते हैं। कि इनकी आपकी अवस्थाएं होती है कि पुट्टियों में क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर सूत्रकृमियों के डिंबक और अंडे भरे होते हैं। क्या होते हैं पुट्टियों के अंदर, डिंबक व अंडे रहते हैं, ठीक है, कि वे अंडे इसमें भरे रहते हैं। और इसमें क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जो अगली फसल तक सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं। ये सुषुप्त अवस्था क्या होती है, देखो सुषुप्त मतलब क्या हुआ, जैसे गेहूं की फसल अभी बो दी, ये अगले साल वापस इसी समय, जैसे गेहूं की वो ही करते हैं अपन नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो वापस ये पुट्टियों में क्या रहेंगे, अंडे भरे रहेंगे नहीं, जैसे ही वापस इनका, जब तक ये शांत अवस्था में पड़ेंगे, मिट्टी के अंदर दबे हुए रहते हैं, एक साल के बाद इनकी वापस जैसे ही फसल का टाइम होता है, पुनरावृत्त होता है, तो ये जो आपकी पुट्टी होती है इसमें से बाहर निकल सक्रिय हो जाते हैं और वापस फसल को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है, ठीक है, उस अवस्था के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, एकदम निर्जीव के जैसे पड़े रहते हैं। जैसे इनकी अवस्था, जैसे इनको आपके गेहूँ के पौधे बोए जाते हैं, ये वापस सक्रिय हो जाते हैं और वापस अपनी अवस्था को बढ़ाने लग जाते हैं। कि भाई अनुकूल अवस्था आने पर सितंबर से नवंबर माह के मध्य, कि भाई फसल है क्या है, सितंबर, देखो अलग कोई अगेती बुआई करते हैं तो एक अलग फर्क पड़ जाता है। बाकी सितंबर से आपके नवंबर माह के मध्य क्या हो जाते हैं, ये इनकी अनुकूल अवस्था है। क्या है, अनुकूल अवस्था है। इस अनुकूल अवस्था के अंदर ये क्या करते हैं, आने पर गेहूं में जौ की बोई होने पर ये क्या करते हैं, अंडों से सूत्रकृमि के द्वितीयक डिंबक अवस्था बाहर निकल आती है। कि कब, जब गेहूं व जो होता है, इसकी जब बुआई करते हैं तो इनकी क्या होता है, आपके गेहूं व जौ की बुआई करते हैं तो अंडों से सूत्रकृमि की
द्वितीय डिंबक अवस्था, द्वितीय डिंबक अवस्था क्या होती है आपके बाहर निकल आती है और जड़ों पर क्या करती है, आक्रमण कर संक्रमण पैदा करती है। जड़ों पर आक्रमण कर संक्रमण करती है या संक्रमण को बढ़ावा देती है, संक्रमण फैलाती है। और इसी प्रकार क्या होता है, फरवरी माह से माह के तीसरे सप्ताह के अंदर, किसकी माह के अंदर, फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में, इसका तीसरा सप्ताह, तीसरे सप्ताह के अंदर क्या करते हैं, जड़ों पर पुनः मादा सूत्रकृमि या पुट्टियाँ दिखाई देने क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कि भाई फरवरी का आ गया, जैसे इनका कटिंग का टाइम आता है तो वापस क्या होती है, आपकी पुट्टियाँ दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, क्या होते हैं कि भाई आपके तीसरे सप्ताह में जड़ों पर क्या होती है, पुट्टियाँ व मादा सूत्रकृमि दिखाई देने, मादा सूत्रकृमि दिखाई देना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है, कि वापस ये क्या हो गया कि अगली साल जो वापस फसल आएगी तो अगली फसल के लिए वापस ही तैयारी शुरू कर लेते हैं। अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य, कि अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य, प्रारंभिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है। देखिए समझिए इसको, वापस क्या हुआ, प्रोसेस क्या रहा, इसकी अपन पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या संरचना हुई, इसका क्या फ़र्क पड़ा, इसकी बात करते हैं अपन। देखिए इसमें अपन ने पढ़ा कि भाई इसका रोगजनक है वो हेटेरोडोरा एविनी है। ठीक है, और आपके या हेटेरोडोरा मेजर है। ठीक है, इसकी बात करते हैं क्या होता है, इसकी ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करेंगे अपन। कि भाई इसमें अभी अपन ने पढ़ा सिंपल सा कि भाई रोग चक्कर जो है इसका वार्षिक आवर्तन पुट्टियों के द्वारा होता है। ठीक है, और ये पुट्टी जो होते हैं आपके, क्या होता है इसका पुट्टी के द्वारा, क्या पुट्टी अभी पढ़ा था आपने कि जो आपके पादप होते हैं उनके अंदर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसके अंदर आपके वाइट रंग की संरचना पाई जाती है, इसमें मादा सूत्रकृमि पाई जाती है। तो इसका वार्षिक आवर्तन जो आपके किसके द्वारा होता है, ठीक है, कि वार्षिक आवर्तन जो है पुट्टियों के द्वारा होता है। और पादप अवशेषों पर क्या होते हैं आपके कि बने पुट्टी को हम क्या पाए जाते हैं, डिंबक व अंडे भरे होते हैं। डिंबक मतलब आपके अंडों की अवस्था होती है। ठीक है, तो डिंबक और अंडे भरे होते हैं। और ये क्या करते हैं, सितंबर से आपके नवंबर माह आता है उससे पहले सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सितंबर से सक्रिय हुए, फरवरी के अंदर वापस अभी पढ़ा कि फरवरी का आएगा तीसरा सप्ताह, तब ये क्या करते हैं, वापस पुट्टियाँ हुए मादा सूत्रकृमि के होते हैं अगली फसल के लिए, कैसे वापस से जड़ें जैसे वापस पुट्टियाँ बनने लग जाएगी। और इसमें क्या अंडे और आपके ये डिंबक अवस्था विकसित हो जाती है और ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इनको जितना संक्रमण करना था पौधे को कर दिया सितंबर से लेकर फरवरी तक। उसके बाद ये अगले साल की तैयारी करने लग जाती है, फसल कटने वाली, अब अपना पोषण कर लिया, अब अपनी अगली संतति का विचार करते हैं। तो ये अंडे और डिंबक भर के ऐसे जड़ों पर पाए जाते हैं। अब आपको पता पौधे को काटते तो अपन कहाँ से काटते, ऊपर से काटते, जड़ तो अंदर रह जाती है, फिर ये जड़ों के अंदर पड़े रहते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे मिट्टी के घेरे में रहेंगे और वापस वही 1 साल तक ये क्या रहेंगे, आपके सुप्तावस्था में चले जाएंगे। वापस सितंबर से लेकर नवंबर का महीने का आएगा, वापस सक्रिय होंगे, वापस संक्रमित करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्तावस्था में रहते हैं और इनका अनुकूल मौसम जो होता है सितंबर से नवंबर माह होता है। और ये क्या कार्य करते हैं कि गेहूँ जो होता है इसकी जो बुआई की जाती है तो अंडों से, ठीक है, कि भाई गेहूँ और जो की जो बुआई की जाती है सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य, तो क्या होता है कि सूत्रकृमि के क्या होते हैं, द्वितीय की जो डिंबक अवस्था है वो बाहर निकल जाती है और क्या हो जाता है, जड़ों पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। और जड़ों पर आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं और फरवरी के 30 सप्ताह के अंदर पुट्टे व मादा सूत्रकृमि अगली फसल के लिए प्रारंभिक निवेश द्रव्य अपनी वापस तैयारी करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार रोग चक्कर है कि रोग कैसे फैलाते हैं, क्या इसका टाइमिंग पीरियड रहता है, ये कब सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं, कब इनका संक्रमण काल उग्र होता है, कब नहीं होता है, ये अपन इनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। ठीक है, अब इसका एक अपन डायग्राम देखें तो वैसे मैंने बनाया था, एक और वापस देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, आपको समझाने के लिए भाई किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है, जड़ का डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, तो इसका ये तो हो गया रोग चक्कर के रोग फैलाने का आपके क्या हो गया, जरिए क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल सी बात करते हैं आगे। तो इनका संक्रमण बनाया तो जैसे मान लीजिए ये पादप का ऊपर वाला ये मुख्य भाग हो गया और यहाँ से ऐसे जड़ें निकली है तो गुच्छेदार इस प्रकार से ना, पड़ा था संक्रमण होता है तो पतली हो जाती है, क्षीण हो जाती है, गुच्छेदार हो जाती है।
इस प्रकार से ये ऊपर वाला भाग हो गया, पोर्शन नहीं किया आपके इसमें। अब यहाँ पे ऐसे में क्या होता है, ऐसे ये पुट्टियाँ बन जाती है। तो ये संक्रमण को क्या करती है, आपके दर्शाती है। इस प्रकार से। अब ये क्या है, पुट्टियाँ हैं, पुट्टी है जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, आपके अंडे और मादा शुक्र में पाई जाती है, किस रूप में, श्वेत रूप में। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है, संक्रमण का क्या होता है, उग्र हो जाता है। अब देखिए इसमें प्रबंधन क्या है, इनको अपन कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इनकी ये जो संक्रमण अवस्था है इसको अपन कम कर सकते हैं। अगली पीढ़ी जो अगले साल के लिए तैयारी करते हैं, अगले साल संक्रमित, तभी तो कहते हैं कि भाई एक फसल जो बोदी अगले साल वो फसल नहीं बोनी चाहिए। क्यों नहीं बोनी चाहिए, कि भाई उस फसल को जो भी संक्रमण हुआ तो जो संक्रमित करने वाले जो भी है, परपोषी है, परजीवी हैं, वो मृदा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, आप अगले साल वही फसल बोओगे तो ऑलरेडी वो पहले से तैयार है और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा संक्रमित करेंगे। मान लीजिए आपने फसल चेंज कर दी तो उसके संक्रमण के चांसेस क्या हो गए, आपके 70% तक कम हो गए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रजातियाँ होती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पादप किस्म पर ही या पादप जाति को ही संक्रमित करती है। संक्रमित तो सभी ओर से, लेकिन कुछ पर्टिकुलर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, बाकी कुछ को कम नुकसान पहुंचाती है। जिसे पादप ग्रोथ कर जाता है, फिर केमिकल्स, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ अपन जैविक प्रबंधन के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब ये उग्र रूप से फैल जाते हैं तो इनको प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या है इनका संक्रमण का तरीका, क्या है जो संक्रमण फैलाते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। देखो मैंने रोगजनक लिखा हुआ है, बार बार देखते रहे, हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा मेजर। इससे क्या आपको याद हो जाएगा अच्छे से और आपको क्या रहेगा, भूलोगे नहीं। अब प्रबंधन जो है इसमें देखिए अपन प्रबंधन की बात करें तो अपन इसमें प्रबंधन पढ़ेंगे, 3 प्रबंधन पढ़ेंगे कि भाई इस प्रबंधन जो है, प्रबंधन मतलब इस रोग को नियंत्रित करने का तरीका कि भाई प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो 3 तरीके अपने प्रबंधन करने के। पहला है शस्य प्रबंधन, दूसरा है आपका जैविक प्रबंधन, और तीसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। अब देखिए रासायनिक प्रबंधन में जो रसायनों के साथ ऐसे कैसे अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और आपके जैविक प्रबंधन जो है उसमें अपन क्या करते हैं, जैविक प्रबंधन में कि भाई जैविक प्रबंधन अपन पढ़ते हैं कि भाई कौन सी किस्म बोने से आपके ये इनके चांसेस कम है। ये किस्म ऐसी आजकल जो जैविक किस्में आती है उनमें ऐसी क्षमताएं पाई जाती है जो क्या कर देती है, शुद्ध गर्मी को क्या कर देती है, प्रभाव को कम करती है। और शस्य प्रबंधन अपन पढ़ते हैं कि भाई फसल से किस प्रकार, जैसे फसल चक्र अपनाकर, ठीक है। दूसरे जैसे अपन ग्रीष्मकालीन जुताई करके भाई अपन खेतों में जैसे फसल कम्प्लीट हुई, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करें ताकि जड़ों के अंदर जो भी इनके ठूंठ बचे हुए हैं, ठीक है, पादप की जो जड़ें बची हुई है वो बाहर निकल जाए, धूप में आए तो कीटाणु जीवाणु जो भी सूत्रकृमि है ये मर जाए। या अगेती बुआई करके, अगेती बुआई मतलब अभी क्या पढ़ा कि गेहूँ जो है, गेहूँ के अंदर भी पढ़ा अपन है कि जो आपके गेहूँ का अमोलिया रोग जो है इसमें जो ये रोगजनक है हेटेरोडेरा एविनी और हेटेरोडेरा मेजर, ये क्या करते हैं, इसका अनुकूल मौसम कौन सा है, सितंबर से लेकर नवंबर का है। अब अपन इसमें क्या है कि सितंबर से पहले फसल बोले तो इनका संक्रमण कम, जब ये संक्रमित होंगे तब तक फसल बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये संक्रमित नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रबंधन होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, फसल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपन इन प्रबंधन के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि विशेष प्रबंधन के डिटेल में पढ़ेंगे, जैविक प्रबंधन कौन सी किस्मों का उपयोग करते हैं और रासायनिक प्रबंधन में किस प्रकार से किस फसल का उपयोग किया जाता है, इसकी चर्चा है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगी। बाकी आप एक बार इन्हें जरूर पढ़ें, बहुत सिंपल से हैं, लक्षण हैं बहुत सरल हैं। गेहूँ का अमोलिया रोग क्यों कहा जाता है, राजस्थान में इसको क्यों कहा गया, ठीक है, इसका रोगजनक क्या है, रोग चक्कर क्या है, ठीक है, ये बात करेंगे मैं, ठीक है। और लास्ट रहा प्रबंधन, इस प्रबंधन की अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि वह शस्य प्रबंधन है या ग्रीष्मकालीन जुताई है, शस्य प्रबंधन के अंदर फसल चक्र है, अगेती बुआई है, जैविक प्रबंधन है, रासायनिक प्रबंधन है। रासायनिक प्रबंधन कौन से रसायन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो फसलों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित करने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।